नमस्कार। ओके, फटीग स्टडी। फटीग स्टडी, फटीग का मतलब होता है थकान। क्या होता है? क्यों थक रहे हो? तो इसका मतलब ये होता है कि भाई इंसान काम करते करते थक जाता है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, है ना? है कि नहीं? तो सिंपल सादी बात है यार, अगर कोई काम रेगुलर चलता रहेगा तो इंसान को थकान होगी होगी, और अगर इंसान को थकान होती ही रहेगी तो क्या इंसान अपनी फुल कैपेसिटी पे वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अरे भाई कुछ इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा ना। और आपको कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए ना। अगर आप ऐसा चाहते हो, ऐसा नहीं चाहते एफिशिएंसी के मामले में, तो उसको आपको आराम देना पड़ेगा, है कि नहीं? अब जैसे मान लो सर मिटाऊंगा कि तो परफेक्ट बना। अरे वो तो मैं हमेशा परफेक्ट बना। चल, तो जब ऐसा कुछ भी होता है तो सिंपल सादी बात है, मैं ये देखता हूं कि कोई भी वर्कर काम कर रहा है उसको मैं रेस्ट इंटरवल प्रोवाइड करूं। तो उसके लिए क्या रहता है बेटा? डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी। अरे यार मेरे को एक बार और बताना पड़ेगा, शुरुआत से चालू करना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने वर्क स्टडी बताया नहीं, मैं फटीग स्टडी पे आ गया। वर्क स्टडी क्या? ओहो, बस। चलो, तो आप सुन लेते जल्दी से। वर्क स्टडी, वर्क स्टडी के बारे में आज पढ़ने वाले। ये है एक टेक्निक, किसकी? टेलर साहब की। किसकी? टेलर साहब की। वर्क स्टडी एक टेक्निक है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था टेलर साहब के द्वारा। ये टेक्निक है जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें का कैलकुलेशन करते हो, साइंटिफिक कैलकुलेशन, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, यानी काम करने का तरीका बताता है ये वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी के अंदर आती है बहुत सारी अलग 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 स्टडी, तब उनको ध्यान देंगे। सबसे पहला क्या है? फटीग स्टडी, मतलब फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या बोलता है? ये सारी चीजें। तो आगे बढ़े। हाँ, बताएगा कौन? तो फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब रहता है इंसान कभी ना कभी थक जाता है ना काम करते करते। अगर मान लो सुबह से काम करे जा रहा है, उसको रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, थक जाएगा, फिर काम में गलतियां करने लग जाएगा। ये चाहिए क्या? अब आप ही लोग देखो, पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, वो धीरे से लंच फेंक देते, पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, धीरे से बाथरूम फेंक देते हैं, वो तो बाथरूम में ही रह जाता है फिर, है ना? तो समझ रहे हो ना? मतलब आपको क्या है, ताकि आपकी एफिशिएंसी मेंटेन हो जाए। अब वापस आओ, वापस से टीचर को एकदम अच्छी निगाहों से देखो, ऐसे नहीं देखो, ऐसे ना करो, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलो डन। सो फटीग स्टडी क्या होता है, क्लियर हो गया? सो फटीग स्टडी में आप क्या क्या निकालते हो? आप निकालते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। सर ये क्या क्या बोले, समझ नहीं आया। सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितने देर का होना चाहिए? मान लो 30 मिनट का मैं एक आपको रेस्ट इंटरवल देता हूं, यानी 30 मिनट आपको आराम करने दूंगा। डन। नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी एक दिन में कितनी बार। जैसे मान लो एक दिन में आपको मिलेगा 4 बार। कितने बार मिलेगा? 4 बार मान लो। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब एक उसमें एक इंटरवल में और दूसरे इंटरवल में कितने का गैप रहेगा, उसको अपन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। डन, क्लियर है? तो बोला यह जाता है कि आप कितने बार उसको रेस्ट इंटरवल दोगे और कितने देर का रेस्ट इंटरवल दोगे, यह जरूरी रहता है ताकि उसकी एफिशिएंसी क्या रहे? मेंटेन रहे। क्या रहे? मेंटेन रहे। सर तो ये कॉजेस है, देख लो, इन वजह से थक जाता है। डन, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मेथड स्टडी। अच्छा मतलब काम करने का एक ही तरीका होता है क्या? काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। अरे मेरे को घूमने जाना है, कितने तरीके हैं? गाड़ी उठाओ घूम लो, कार उठाओ घूम लो, किसी बेवकूफ को बुला लो कि चलो घूम के आएंगे, घूम लो, साइकिल उठाओ घूम लो, लिफ्ट ले लो घूम लो, बंदूक 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 उठाओ, किसी के कनपट्टी पे लगा बोल घुमा, घूम लो। करना मत, तू कर देगी, भरोसा नहीं। तो मेथड स्टडी यानी काम करने के बहुत सारे, उनमें से बेस्ट तरीका चुनना। फिर कैसे? साइंटिफिक कैलकुलेशन करके, जान के देख के कि क्या बेहतर कैलकुलेशन, क्या बेहतर मेथड रहेगा। चालू हुआ? तो जो भी मेथड रहेगा, बेस्ट रहेगा, उसको अपनाना।
उसको बोलते हैं मेथड स्टडी। डन। टू फाइंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब अमंग ऑल अदर मेथड, यानी बहुत सारे मेथड रहेंगे, उनमें से बेस्ट मेथड ढूंढना। याद है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब भी यही बात बोलता था, बहुत सारे मेथड में से कोई एक मेथड चुनना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? ये मेथड चुनने का तरीका है, और जब चुन लोगे तो अप्लाई जब करोगे तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी वो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब ना इसी स्टडी पे बेस्ड है, इसी स्टडी पे, यानी प्रैक्टिकल आप इसमें करोगे, थ्योरेटिकल पार्ट वहां बताया है उसका। समझ में आया? यहां बोलता है बेस्ट वे को कैसे सिलेक्ट करना है, ये आपको तरीका बता रहा है कि सारे मेथड को रखो, देखो कौन सा बेस्ट है, कैलकुलेशन करके उसको चुनो और अप्लाई करो। डन। बेस्ट मेथड रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट कम हो जाता है उससे, इंक्रीजिंग क्वालिटी, क्वालिटी बढ़ जाती है, और किसको सेटिस्फैक्शन मिलता है? बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। चल ठीक, सब कर दे, सब कर दे, सब कर दे। चल ओके, अब बात कर रहे हैं किसकी? मोशन स्टडी। कोई भी लूज नहीं बोलेगा। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी का मतलब, मोशन का मतलब क्या रहता है? आप जो सोच रहे हो बिल्कुल भी नहीं है। मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूवमेंट बोलेंगे इसको। तो भाई जब एक जगह से दूसरी जगह, जब एक जगह से दूसरे जगह कोई इंसान जाता है या काम करते रह रहा है मान लो, तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स करता है जो कि अनप्रोडक्टिव रहते हैं। जैसे मान लो ये बंदा यहाँ काम कर रहा था और पानी पीने कभी चले जाता था, है ना, वॉशरूम पास नहीं है, पर पानी पीने के लिए इतने दूर जाना पड़ता था, और हर आधे घंटे में इसको पानी प्यास लग जाती थी, यानी प्यास ऐसी है कि क्या करूं, बहुत जाता था, फिर पानी पीता था। आधा किलोमीटर दूर है, कितने किलोमीटर दूर है? आधा किलोमीटर दूर है भाई, आधा किलोमीटर जाता था, पानी पीता था, फिर आता काम करता था, फिर समझ गया कहां जाता था। टाइम वेस्ट होता था ना। चलो ठीक है, जाना वहां जाना तो बनता है, पर पानी बहुत दूर है, इससे बेटर आप क्या करो, पानी का यहाँ लाके रख दो, तो इससे ये जो मूवमेंट हो रहा है ये कम हो जाएगा, हाँ कि ना? तो ये मोशन स्टडी बोलता है टू एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, यानी अगर ऐसा कोई भी मूवमेंट एक इंसान कर रहा है जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, तो उसको हटा दो, एलिमिनेट कर दो। बिग बॉस, समझ में आया? रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मोशन या movements which are undertaken while performing a particular job and it aims at eliminating unnecessary movements. फालतू मूवमेंट है उसको मूवमेंट, मूवमेंट, मोमेंट नहीं, मोमेंट का मतलब होता है लम्हा, लम्हा बनाने नहीं जाता। वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने, नहीं भाई सब जान गए। सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड एफिशिएंटली इन लेस टाइम। समझ में आया? क्लियर है? चलो बढ़िया। अभी दिया हुआ है तरीका, तरीका पढ़ सकते हो, बट मेन जो था कवर अप हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी किस बारे में? टाइम की स्टडी करेगा सर, समय की स्टडी करेगा, तो क्या ऐसे ऐसे बोलेगा पढ़ लिया मैं तेरे को? ऐसा नहीं। टाइम स्टडी का मतलब ये रहता है एक बंदा एक काम को कितने देर में कर रहा है उसको बोलते हैं टाइम स्टडी। मीन्स द टाइम टेकन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, कितना वक्त लगेगा एक बंदे को काम करने में, उसकी खोज करना, उसके बारे में जानना ही टाइम स्टडी है। समझ में आया? सो डिटरमाइंस द टाइम टेकन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इज डिटरमाइंड। अगेन दोनों में वही बात कर रहा, कितना वक्त लगेगा। अगला डिटरमाइंस द नंबर ऑफ वर्कर्स, ये नंबर ऑफ वर्कर्स भी बताता है कि कितने वर्कर लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए, उनका वेजेस भी बताएगा। तो याद रखना, वो जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो काम करता है ना, यही वाला काम करता है। डन है? वो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क पढ़े ना अपन, वो यही वाला काम करता है। चलो नेक्स्ट, अगला अगला है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। क्या है? अरे ये क्या है?
ये क्या बोलता है? अच्छा याद है अपन एक इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पढ़े थे। इक्विटी क्या बोलता है? अगर दो लोग हैं तो दोनों में किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी दोनों को सेम पेमेंट मिलनी चाहिए। डन? यही बोलता था ना, दोनों अगर सेम काम कर रहे हैं तो, सेम वर्क है तो, सेम वर्क है तो, ये बोलता था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। क्या बोलता था? अब एक बात बताओ यार, इसको भी उतना ही पैसा मिल रहा है, इसको भी उतना ही पैसा मिल रहा है। डन? दो लोग हैं, इसको भी उतना ही मिल रहा है, इसको भी उतना ही मिल रहा है। ये एक आलसी कामचोर निकम्मी मानना है, ये बहुत काम करता था, भीड़ भीड़ के काम करता। अल्टीमेटली मैं दोनों को पेमेंट सेम दे रहा हूं, तो थोड़े दिन में क्या होगा? ये बोलेगा मैं क्यों इतना भीड़ के काम कर रहा हूं यार, मैं भी वही बन जाता हूं जो वो है, जैसे आलसी, निकम्मी और कामचोर। देखो उसको पूरा याद है। ध्यान। चलो क्लियर है क्या? कोई डाउट है? तो अब ये प्रिंसिपल क्या, ये टेक्निक क्या बोलती है? सर ये टेक्निक क्या बोलती है? ये टेक्निक बोलता है कि यार आप ना सबसे पहले ये इक्विटी के प्रिंसिपल को ना दूर करो, वॉयलेट करो उसको, हटा उसको। सर तो उसकी जगह क्या करें? एक को ज्यादा पैसा दो, एक को कम पैसा। जो ज्यादा एफिशिएंट है, जो ज्यादा एफिशिएंट है उसको पेमेंट भी ज्यादा दो, ताकि दूसरा बंदा मोटिवेट हो कि मुझे भी ज्यादा काम करना चाहिए ताकि मैं भी ज्यादा पैसा कमाऊं। समझ में आया? Wages are set as per the standard and efficient workers, that is workers who perform as per the set standard or better than the set standard। यानी जो भी स्टैंडर्ड सेट हुआ है उससे अगर आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हो, जैसे मान लो स्टैंडर्ड सेट हुआ है 5 घंटे में काम कंप्लीट करना है, आपने 4 घंटे में कर दिया यार, तो आप तो ब्रिलियंट हो ना, तो फिर आपको ज्यादा वेजेस मिलने चाहिए। पर कोई अगर इंसान 6 घंटे में काम कर रहा है तो उसको आपके जितने वेजेस नहीं मिले, क्योंकि आप एफिशिएंट हो। तो एफिशिएंसी को सराहना चाहिए भाई, कि आपने जल्दी जल्दी काम को कंप्लीट कर दिया। तो जो काम कंप्लीट कर ले रहा है जल्दी से, उसको क्या मिलना चाहिए? एज कंपेयर टू इनएफिशिएंट वर्कर्स। डन है? समझ में आया? अब ये देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलो अब अगला है मेंटल रेवोल्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं? ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही सिंपल। सर मेंटल रेवोल्यूशन बोलता क्या है? बोलता है यार नई सोच लेकर आओ, ऑर्गेनाइजेशन में नई सोच लेकर आओ। किसको किसको बोल रहा है? मैनेजमेंट को और वर्कर्स को, दोनों को बोल रहा है कि नई सोच लेकर आओ। सर नई सोच क्या रहेगी? तो बोलता है नई सोच होनी चाहिए फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। ये सोच लेके आओ यार, यानी कुछ ऐसा करो कि आप जो कंपटीशन पहले कर रहे थे, जो आप एक दूसरे से हीन भावना रख रहे थे, वो एटीट्यूड चेंज हो जाए, वो किस में कन्वर्ट हो जाए? कोऑपरेशन। ठीक है? यानी दे मस्ट चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर। इसी को क्या बोलते हैं? कोऑपरेशन। कहां? मेंटल रेवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? डन है? तो अगर कभी बोले कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर, कौन सा यहां पे टेक्निक हाईलाइट किया गया है? डन? समझ में आया? चलो आगे आगे करते जाओ। फ्योल के प्रिंसिपल्स भी हो गए, टेलर के भी हो गए। अब दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है, जल्दी निकाल लो। देखो ये फ्योल और टेलर के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। फ्योल के प्रिंसिपल जो है वो टॉप लेवल के बेस्ड है। टेलर बोला था ना लोअर दर्जी, लोअर लेवल पे बेस्ड है। मैं नहीं बोला, आप ही लोग बोल रहे हो। एप्लीकेबल फ्योल के प्रिंसिपल मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है। टेलर के प्रिंसिपल ज्यादातर फैक्ट्री पे अवेलेबल है या एप्लीकेबल है, क्योंकि फैक्ट्री में काम होता है, काम में क्या चाहिए? प्रिंसिपल और टेक्निक दोनों चाहिए, वो वहां के लिए एप्लीकेबल। ये इनके प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल। फोकस तो बोलता है, ये फोकस करता है, इट फोकसेस अपॉन द इंप्रूविंग ओवरऑल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी आप चाहते हो एडमिनिस्ट्रेशन भी सही हो जाए, मैनेजमेंट भी सही हो जाए। यहां फोकस क्या करना चाहते हैं? प्रोडक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको गुड्स बनाना है कम खर्चे में, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। अगला
फेयल कौन था? इंजीनियर। टेलर कौन था? साइंटिस्ट। इसे कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ। डन। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।